हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एलएक्यू और एसएक्यू दोनों ही टर्म्स में पूछा जाता है, दैट इज़ इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइसिस को समझने से पहले एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमो मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब सिंथेसिस। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंथेसिस। और इर्थ्रो की बात करें तो इर्थ्रो का मतलब होता है आरबीसी। तो जो ब्लड का सिंथेसिस है, ब्लड का एक कंपोनेंट है आरबीसी, है ना। तो इर्थ्रोपोइसिस जो है वो एक ब्रॉड टर्म हीमोपोइसिस के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें तो इसको हम कवर करेंगे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होते क्या है हमारे पास, इनके होते हैं स्टेम सेल जिसको बोलते हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, अब ये जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स है इनसे बनती है इनकी प्रोजेनी जिनको बोलते हैं प्रोजीनेटर सेल्स। प्रोजीनेटर सेल्स। अब ये प्रोजीनेटर सेल्स तीन तरह की चीज़ें बनाती है, एक दो तीन। एक तो हमारा बन गया प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल दोबारा, दूसरा बनता है माइलॉइड स्टेम सेल, और तीसरा बनता है हमारा लिम्फॉइड। ठीक है, तीसरा बनता है हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। अब ये हो गए हमारी इतनी चीज़ें। अब अगर हम बात करें तो देखो माइलॉइड स्टेम सेल्स से हमारे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनेंगे, तो इससे आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी बनेगा, और जो लिम्फॉइड है इससे बनेगा बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अगर हम देखें तो जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है ये हम इससे बनता है क्या, हमारे पास बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GEMM। ठीक है, जी से ग्रैनुलोसाइट, ई से एरिथ्रोसाइट, एम से मोनोसाइट। ठीक है, अब इसके अलावा क्या, ये फर्दर इनकी बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनीज बनती है। ठीक है, देखो एक तो हमारा बन जाएगा BFUM बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट, तो ये बना देगा हमारे पास क्या, मोनोसाइट। फिर आ जाएगा हमारे पास एक, इधर लिख लेते हैं BFUE, इससे बन जाएगा इर्थ्रोसाइट, मतलब हमारा बन जाएगा इससे आरबीसी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास BFUEO, दैट इज इससे बन जाएगा इओसिनोफिल। ठीक है, फिर हमारे पास आता है BFUBA से बन जाएगा बेसो, तो इससे हमारे पास बन जाएगा बेसोफिल्स। ठीक है, अब एक और बच जाता है जिसको हम बोलते हैं BFUG, तो इससे बन जाएगा ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट मतलब न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूरी की पूरी जो हमारे प्रोजेनेटर सेल्स है, स्टेम सेल्स है, और इनके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स और बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट्स। अब हमको पढ़ना किसके बारे में है, तो हमको पढ़ना है इस पूरे प्रोसेस में आरबीसी के बारे में। तो हम इसको करेंगे कंटिन्यू और बाकी के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर हम इर्थ्रोपोइसिस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इर्थ्रोपोइसिस, इससे बन जाएगा हमारे पास क्या, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इर्थ्रोपोइसिस। यहाँ तक बना दिया। अब इसके बाद से इसका बनेगा सबसे पहला, इसको बोलते हैं होमोसाइटोब्लास्ट, ये इसकी पहली सेल है। होमोसाइटोब्लास्ट के बाद बनता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, फिर बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली के बाद आ जाएगा इंटरमीडिएट, तो ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। फिर इसके अलावा बनेगा लेट नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, फिर आएगा हमारे पास रेटिकुलोसाइट, और फिर आएगा हमारे पास हमारा इर्थ्रोसाइट। तो ये है इसका पूरा का पूरा बनने का प्रोसेस। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो इसकी प्रोजेनेटर सेल्स है उससे बनेंगे बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट से बनेगा होमोसाइटोब्लास्ट, फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट, फिर अर्ली, फिर इंटरमीडिएट, फिर लेट, फिर रेटिकुलोसाइट और फिर एरिथ्रोसाइट। तो देखो चार स्टेप तो इसको याद आता है, प्रो अर्ली नॉर्मो, प्रो अर्ली इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये चारों चारों नॉर्मोब्लास्ट के स्टेजेस है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम इसके बारे में देखें तो अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो साइज़ हमेशा कम होगा। हमने पढ़ा है हमारा जो मिच्योर होता है उसका होता है 7.2
माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा साइज़ कम हो गया। दूसरा, अब अगर यहाँ तक की बात है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है एरिथ्रोपॉइसिस का वो हमारा इंटरमीडिएट का स्टेज, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन आया पहली बार आरबीसी में और हम खुश हो गए। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हीमोग्लोबिन अपीयर इन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अब हीमोग्लोबिन अपीयर होने के कारण क्या होता है, जो हमारा सेल है उसका नेचर इसके बाद हो जाता है एसिडोफिलिक। ठीक है, और इससे पहले जो हमारा नेचर था वो था बेसोफिलिक। तो फिर इसका क्या होगा, तो इसका होगा एसिडो प्लस बेसो, इसका दोनों नेचर होता है। ठीक है, इतना हम हो गया हमारे इसके बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इरिथ्रोपॉइसिस का प्रोसेस है, देखो जो इरिथ्रोपॉइसिस है ना, उसको का होने में लगते हैं हमारे पास 7 डेज। अब इस 7 डेज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5, 2। तो देखो 2 डेज़ में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट बनता है, और यहाँ जब हमने शुरू किया था CFU होमोसाइटोब्लास्ट से लेके रेटिकुलोसाइट बनने में हमको लगता है प्रॉपर 5 डेज़। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए एक जो ब्रीफ चार्ट है सिंथेसिस का। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा है जो हमारे पास मेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके कौन से फेज़ में न्यूक्लियस गायब होता है, तो जो हमारा न्यूक्लियस गायब होता है वो होता है रेटिकुलोसाइट के फेज़ में। और बहुत बार आजकल तो रेटिकुलोसाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ये जानने के लिए कि ये जो इंसान है इसमें एनीमिया है या नहीं, और बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर का रेटिकुलोसाइट एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिख देते हैं कि इसमें होता है न्यूक्लियस एब्सेंट। दूसरी चीज़ हमको क्या लिखना है इसमें, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.5 से लेके 2% इन एडल्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे के सारे ही आरबीसी के इरिथ्रोपॉइसिस के इरिथ्रोसाइट के सिंथेसिस के लिए। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। अब फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपॉइसिस का प्रोसेस। अब इसको क्लासीफाई करते हैं, तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं 3 मेजर फैक्टर्स में। ठीक है, एक लिख लेते जनरल फैक्टर्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टर्स, और एक हीमोग्लोबिनाइजेशन के लिए फैक्टर्स। तो हीमोग्लोबिनाइजेशन के फैक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं हम जनरल फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरल फैक्टर्स के लिए हमको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो इरिथ्रोपोइटिन, दूसरा फीडबैक मैकेनिज्म। अब होता क्या है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपॉइसिस डिपेंड ऑन दिस हार्मोन। ये क्या है हमारे पास, एक तरह का ये हमारा पेप्टाइड हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। अगर इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो इरिथ्रोपॉइसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ये इरिथ्रोपोइटिन करवाता क्या है, सबसे पहली बात तो इरिथ्रोपॉइसिस का फॉर्मेशन, इरिथ्रोपॉइसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। दूसरी बात, ये इरिथ्रोपॉइसिस के कौन से स्टेप को रेगुलेट करता है, तो ये इरिथ्रोपॉइसिस के हर स्टेप को, हर एक जो स्टेप है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा आरबीसी का सिंथेसिस ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब दूसरा आता है फीडबैक मैकेनिज्म। हमने एक अलग से चैप्टर में पढ़ा है दैट अबाउट हीमोस्टैसिस। उसमें हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें होता है क्या, एरिथ्रोपॉइसिस में अब समझो तुम्हारे ब्लड में आरबीसी कम हो गया। ठीक है, अब अगर ये सिग्नल तुम्हारी बॉडी को मिले ही ना तो क्या होगा, अगर कम हुआ तो सिग्नल मिला नहीं, तो जिसके कारण क्या हुआ, हमारे पास हार्मोन निकला ही नहीं, क्योंकि एरिथ्रोपॉइटिन तो तभी रेगुलेट होता है जब ऐसा फैक्टर होता है। ठीक है, अब ये अगर निकलेगा नहीं तो आरबीसी बनेगा नहीं। तो हमको एक प्रॉपर फीडबैक चाहिए कि जब हमारे पास आरबीसी कम हो या हीमोग्लोबिन कम हो तो हमको एक फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी को तुरंत मिलना चाहिए, जिसके कारण क्या हो, हमारे पास आरबीसी का सिंथेसिस बन सके। तो एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये तो बेसिक चीज़ें हैं फॉर दी जनरल फैक्टर्स जो कि हमारे इरिथ्रोपॉइसिस को इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं स्पेशल फैक्टर्स में। तो स्पेशल फैक्टर्स में हम बचपन से पढ़ते हैं कि किसी को अगर एनीमिया होता है तो हम क्या क्या देते हैं, एक तो विटामिन B12,
और इसके साथ देते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, अब होता क्या है, ये क्या करवाते हैं, तो ये जो विटामिन B12 है ना, ये हमको DNA बनाने में काम करते हैं। तो DNA सिंथेसिस सबसे पहला इसका रोल है। दूसरा, न्यूक्लियस एंड सेल मैच्योरेशन। ठीक है, हमने एक वर्ड पढ़ा है जिसको बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, जो हमारे आरबीसी हैं उनके साइज़ बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये होते क्यों हैं, देखो मेगलोब्लास्टिक, ये वर्ड हमने पढ़ा है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब होता क्या है नॉर्मली कि हमारा जो आरबीसी का साइज़ है वो मेच्योर होने पे छोटा होता है। हमने पढ़ा जितने भी प्रोसेस है, आरबीसी का साइज़ मेच्योर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। लेकिन मेगलोब्लास्टिक कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी का जो साइज़ है वो बड़ा रह जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास या तो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी है, जो कि क्या करवा रहा था, सेल का मेच्योरेशन। अब अगर सेल मेच्योर ही नहीं हुआ प्रॉपर, तो उसका साइज़ छोटा नहीं होगा, है ना। ये होता है हमारे पास मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में। अब आता है दूसरा फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड का भी यही काम है, क्या, DNA सिंथेसिस विथ विटामिन B12। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं हीमोग्लोबिन के लिए और क्या क्या फैक्टर्स चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमको हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा तो क्या चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा, विटामिन C, क्योंकि वो आयरन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा तीसरा हो गया आयरन। फिर चौथा हमारे पास क्या हो गया, कोबाल्ट, कॉपर, निकल। ये छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमको चाहिए हमारे हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए। क्योंकि कोबाल्ट के साथ हमने पढ़ा है कि साइनेकोबाल्मिन के बारे में हमने पढ़ा होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो कोबाल्ट के साथ बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इरिथ्रोपॉयसिस के फैक्टर्स। इस वीडियो में हमने कवर कर लिया इरिथ्रोपॉयसिस का बेसिक, उसके बनाने के पूरे स्टेप्स, सिंथेसिस, और what are the factors necessary for the process of erythropoiesis. I hope you find this video useful. अब हम next video में मिलेंगे with the next topic, and just tell me the topic you want in the next video so that I can help you out. Thank you so much for watching.